डीएलएड प्रथम वर्ष के गणित एवं गणित शिक्षण के अंतर्गत अध्याय 2 में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं बच्चे कैसे सीखते हैं। तो इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को आज हम यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो बहुत ही उपयोगी हैं। इसमें सबसे पहला आता है संज्ञानात्मक। ये संज्ञानात्मक शब्द जो है इसका अर्थ समझने की आवश्यकता है। संज्ञानात्मक जो है किसी भी ज्ञान को इसको सीखना, समझना, फिर व्यक्त करना, ये जो 3 प्रक्रियाएं होती हैं इसको हम कहते हैं संज्ञानात्मक। हम कोई भी नए ज्ञान को जब जानने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले उसको हमको क्या करना पड़ता है, सीखना होता है। जब सीख करके उस पर अपनी समझ बनाते हैं, जब तक हमारी समझ नहीं बनती तब तक हम दूसरों के समक्ष इसको व्यक्त भी नहीं कर सकते। तो तीनों प्रक्रियाएं क्रमशः होती हैं। पहले सीखना होता है, सीखने के बाद समझना होता है और इसके बाद फिर उसको व्यक्त करना। चाहे कोई भी ज्ञान के सीखने की बात करें तो इसी क्रम से ही हम किसी चीज़ को सीख सकते हैं और उसको जब तक व्यक्त करने की स्थिति में नहीं आते हैं तब तक वो प्रक्रिया सीखने में नहीं आता। फिर आता है अगला कि बच्चे अनुभव से सीखते हैं। तो हम कोई भी चीज़ है जब तक उसका अनुभव हमारे पास नहीं है हम उसको नहीं सीख पाते हैं। इस अनुभव के अंतर्गत बहुत सारी गतिविधियां भी हो सकती हैं। जैसे हम किसी चीज़ को देख करके भी सीखते हैं, छू करके भी सीखते हैं कि वो कड़ा है कि मुलायम है कि कैसा है। कई बार हम सुन करके सीखते हैं, खास करके आवाज़ के संदर्भ में। और खाने पीने योग्य जो चीज़ें होती है उसको हम खुद खा करके चख करके देखते हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिसको हम लोग सूंघ करके भी महसूस करते हैं। इन 5 चीज़ों से हम अनुभव करते हैं या कुछ गतिविधियाँ करते हैं और उसके बाद फिर उसके बारे में अपनी समझ हम बनाते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखें, आपके पुस्तकों में भी इस तरह के उदाहरण मिलेंगे कि एक व्यक्ति अपने छोटे से बच्चे को लेकर के पैदल घूमने जाता है। तो कुछ दूरी चलने के बाद बच्चा बोलता है कि पापा मैं थक गया हूँ, अब मुझे गोदी ले लो। इसके पापा क्या बोलते हैं, अरे इतनी जल्दी थक गए, अभी तो हम बहुत कम ज़्यादा दूर आए नहीं हैं और तुम थक गए बोलते हो। उस समय हम ये भूल जाते हैं कि हमारे जो कदम है वो बड़े बड़े हैं, उस बच्चे के कदम छोटे छोटे हैं। जिस समय हम 100 कदम चल लेते हैं उस समय तक वो बच्चा 300 कदम चल चुका होता है। तो ये जो है अनुभव है। हम भी जब छोटे थे तो हमको भी थकावट होती थी क्योंकि हम ज़्यादा कदम चलते थे, लेकिन इस समय हम उसको इस उम्र में आकर के उसको भूल जाते हैं। तो बच्चे जो है अनुभव से सीखते हैं। इसके अंतर्गत हम बच्चों के पास हम बहुत सारे उदाहरण भी देखते हैं कि जब बच्चे को हम कोई एक खिलौना देते हैं तो बच्चा बहुत ध्यान से उसको देखता है, समझने की कोशिश करता है इसकी बनावट कैसी है, किन चीज़ों से मिलकर के बना है, ये चलता कैसे है। फिर अंत में उसके मन में ये भी जिज्ञासा आ जाती है कि इसके अंदर में क्या है। तो जब ये बात आती है तो वो उस खिलौने को तोड़ करके देखने का प्रयास करता है कि इसके अंदर में क्या क्या है। तो ये जो सीखने की प्रक्रिया में जो चीज़ें आती हैं इसको हम लोग कहते हैं गणितीय भाषा में विश्लेषण और संश्लेषण। बच्चा एक प्रकार से विश्लेषण करने का प्रयास करता है, संश्लेषण करने का प्रयास करता है। अब हमको ये समझने की ज़रूरत है कि विश्लेषण क्या है और इसके बारे में हम जानेंगे कि विश्लेषण हम किसे कहेंगे। तो जब हम किसी भी चीज़ को छोटे छोटे हिस्सों में बांट करके इसकी प्रक्रिया को समझते हैं तब उसको हम विश्लेषण कहते हैं। तो विश्लेषण मतलब एक प्रकार से किसी बड़ी वस्तु को तोड़ना, अलग अलग उसके हिस्सों को तोड़ना और उसके छोटे छोटे पार्ट्स को समझना और उसके द्वारा फिर उस बड़ी वस्तु की समझ बनाना। तो ये कहलाता है विश्लेषण। जैसे बच्चे ने जो खिलौने को तोड़ा वो एक प्रकार से उसने क्या किया, विश्लेषण किया। उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके उसके अंदर उसमें कौन कौन से उपकरण लगे उसके बारे में उसने जानने समझने का प्रयास किया।
दूसरा आता है संश्लेषण। तो संश्लेषण जो होता है वो विश्लेषण को उल्टा है। हमने विश्लेषण में क्या किया था, उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ करके उसको देखा था, लेकिन संश्लेषण में हम छोटे छोटे हिस्सों को जोड़ करके उसको समग्र रूप में देखने का प्रयास करते हैं। जैसे आप इसका उदाहरण ले सकते हैं कि बच्चों के पास कुछ खिलौने के पीस आते हैं, जैसे जिसका हम जिक्सा पहेली वगैरह कहते हैं। इसमें बहुत सारे प्लास्टिक के छोटे छोटे आइटम होते हैं और उसको बच्चे लोग जोड़ जोड़ के कभी भवन बनाते हैं, कभी मोटर बनाते हैं, कभी और कुछ बनाते हैं और देखते हैं कि इससे क्या बन सकता है। तो संश्लेषण क्या हुआ, फिर जोड़ना हुआ। विश्लेषण में हम तोड़ करके देखें और संश्लेषण में हम अलग अलग छोटे छोटे हिस्सों को एक साथ रख करके उस पूरे के बारे में समझ बनाने का प्रयास करते हैं। तो ये होता है संश्लेषण और विश्लेषण, दोनों में अंतर है और दोनों एक दूसरे का विलोम भी है। इसके बाद आता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो है बच्चे की गणित सीखने की क्षमता। इसमें भी दो बहुत महत्वपूर्ण बातें आती हैं, प्रतिवर्तीता का सिद्धांत और संरक्षण का सिद्धांत। इनको कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जाता है। सिद्धांत कहते हैं। अब प्रतिवर्तीता का सिद्धांत को अगर हम परिभाषा के रूप में देखना चाहें तो ये कहलाएगा कि किसी भी क्रियाओं का क्रम उलट देने पर वह वापस मूल अवस्था में पहुंच जाती है। इसको हम प्रतिवर्तीता का सिद्धांत कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक चित्र के माध्यम से बनाने का प्रयास करता हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति यहाँ से चलना शुरू करता है और वो 5 कदम चलता है, 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम, 4 कदम, 5 कदम, तो यहाँ पहुँच गया वो। अब इसके विपरीत जब वो जाना शुरू करता है, फिर से अगर उसको हम 5 कदम वापस प्रतिवर्ती मतलब उल्टी दिशा में जाने के लिए कहते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, फिर वो कहाँ पहुँच जाएगा, जहाँ से उसने चलना शुरू किया था उसी स्थान पर वो फिर पहुँच जाएगा। तो मूल स्थिति में वापस आ गया। इसी को हम कहते हैं प्रतिवर्तीता का सिद्धांत। तो क्रियाओं का क्रम उलट देने पर, ये हम गणित की क्रिया में भी करते हैं। जैसे किसी में हमने 8 इधर लिखा है और इधर 5 लिखा है। अगर इधर हम 8 में 2 जोड़ते हैं और इधर भी 2 जोड़ते हैं तो ये हो जाता है 10 और ये हो जाएगा 7। लेकिन अगर इसमें हम 2 घटाते हैं और इसमें भी 2 घटाते हैं तो क्या मिल जाएगा हमको, वापस मूल स्थिति मिल जाएगी। यानी जिन क्रियाओं का हमने किया उसकी उल्टी क्रिया हम करते हैं तो वापस उसी स्थिति में हम पहुंच जाते हैं। तो ये कहलाता है प्रतिवर्तीता का सिद्धांत। इसके बाद आता है संरक्षण का सिद्धांत। संरक्षण का सिद्धांत गणित सीखने में बहुत ही उपयोगी है बच्चों के लिए। जब तक वो संरक्षण का सिद्धांत नहीं सीखेंगे तब तक वो उसको गणित की अच्छी समझ नहीं बना सकते। तो संरक्षण क्या होता है कि किसी भी चीज की मात्रा, चाहे हम उसको गिनती के संदर्भ में लें, चाहे द्रव्यमान के रूप में लें, चाहे तरल पदार्थ के रूप में लें, वो उतनी ही बनी रहती है, भले ही उसका जगह या आकार हम बदल दें। तो संरक्षण क्या कहा जाता है, जितना चीज है उतना ही रहेगा, लेकिन क्या बदल सकता है, जगह बदल सकता है, आकार बदल सकता है। यदि तरल पदार्थ है तो आकार भी बदल सकता है। जैसे इसका उदाहरण हम यहाँ पर देखें कि मान लीजिए कि हमने यहाँ पर 5 वस्तुओं को लिया और उसको इस तरीके से रखा। एक गिनने में तो 5 ही हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, और इसी 5 वस्तु को हम ऐसे भी रख सकते हैं। यहाँ पर भी 1, 2, 3, 4, 5, केवल उसकी स्थिति बदल गई। एक लाइन में यहाँ पर हम लोगों ने रख दिया, यहाँ पर भी उसकी संख्या 5 ही है। तो ठोस वस्तुओं को हम इधर उधर कहीं भी रख सकते हैं, संख्या तो उतनी है। लेकिन जो तरल पदार्थ है उसका आकार बदला जा सकता है। मान लीजिए ये हमारे पास एक कांच के गिलास में पानी भरा हुआ है, इतना पानी भरा, और इसी को हम थाली में डालते हैं। जब इस पानी को हम इसमें थाली में डालते हैं, ये पूरी थाली कहकर फैल जाता है। तो क्या इसमें पानी की मात्रा कम हुई? नहीं, पानी तो उतना ही था जितना गिलास में था, उतना यहाँ भी, केवल उसका यहाँ पर आयतन के रूप में था, अब यहाँ पर क्षेत्रफल के रूप में फैल गया चारों तरफ।
तो इस तरह के उदाहरणों को हम कहते हैं संरक्षण का सिद्धांत। अब इसके बाद आता है प्रतीकों का अर्थ। प्रतीक क्या होते हैं? कि गणित में प्रतीकों का बहुत ज़्यादा महत्व है। खास करके आजकल हम जब गणित में पढ़ाते हैं तो सीधा जोड़ने घटाने के चिन्हों का उपयोग शुरू कर देते हैं। तो हमको प्रतीकों का अर्थ पहले समझाने की जरूरत है, और इसके लिए हमको वास्तविक उदाहरण से शुरू करके फिर प्रतीक की तरफ बढ़ना चाहिए। क्योंकि जो भी संख्याएं हम बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होते हैं वो क्या है, अमूर्त स्थिति में होते हैं। आप सबको पता है ये कोई भी अंक 3 है, ये क्या है, मूर्त है कि अमूर्त है? तो आप देखेंगे ये अमूर्त है। अमूर्त क्यों है? क्योंकि 3 का कोई अकेला स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। 3 जो है केवल एक संख्या है। यदि मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 3 दो तो आप मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। यदि मैं उसी को ये कहूँ कि आप मुझे 3 रुपये दो तो आप दे सकते हैं। यदि मैं आपको कहूँ कि आप मुझे 3 पेन दो तो भी आप दे सकते हैं। लेकिन यदि मैं आपको सिर्फ ये कहूँ कि आप मुझे 3 दीजिए तो आप मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। तो इसलिए 3 का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। ये केवल एक अंक है, संख्या है। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं। और गणित अमूर्त होने के कारण भी बच्चों को समझने में दिक्कतें आती हैं। तो इस तरह इस 3 को जब तक बच्चा उसका अर्थ नहीं समझ रहा है, उसको हम सीधे सीधे गणित पढ़ाने की तरफ बढ़ जाएंगे तो उसके लिए गणित कठिन हो जाएगा। तो अमूर्त धारणाओं को सीखने के पहले मूर्त वस्तु मतलब ठोस वस्तु से उदाहरण देंगे तो बच्चे की समझ ज़्यादा अच्छी तरीके से बनती है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक संख्या लिखा 35। तो 35 में बच्चा 3 का क्या अर्थ समझता है? तो यहाँ पर 3 का अर्थ है 30 क्यों है? क्योंकि 3 जो है दहाई का अंक है। तो 3 दहाई होने के कारण उसका मतलब 30 है और 5 जो है है। अगर ऐसा बच्चे समझ पाते हैं तब उनमें प्रतीकों की सही समझ बन पाती है। तो ये कहलाते हैं प्रतीकों का अर्थ। और अंत में आ जाएंगे हम गणित की भाषा बोलना। गणित की भाषा का मतलब है गणितीय भाषा या शब्दों का उपयोग हम जब तक नहीं करेंगे तब तक बच्चों को गणित समझने में दिक्कतें आती है। तो जैसे हम कभी कभी ये बोल देते पढ़ाते समय कि कक्षा में बोल दिए कि 1 और 1 11 होते हैं, लेकिन जब हमने बच्चों को जोड़ना सिखाया था तो हमने बोला था 1 और 1 2 होते हैं। 1 और 1 धन 1 2 होते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं कि 1 और 1 11 होते हैं। यहाँ पर गणितीय शब्दों को उपयोग करने में बच्चे दिग्भ्रमित होते हैं। तो शब्दों का हमको सही चयन करने की जरूरत है और सही और उचित शब्द का, जैसे गणित में बहुत सारे शब्द आते हैं, लघु, शेष, समान, भिन्न, गुणनफल। इन सब का अर्थ भी मालूम होना चाहिए। केवल शब्दों को सुन करके बोलना बस न जाने। लघु मतलब क्या होता है, शेष मतलब क्या होता है, समान मतलब क्या होता है, भिन्न क्या होता है। इन शब्दों का अर्थ, जैसे हिंदी में हम शब्दों का अर्थ समझते हैं, वैसे ही यहाँ पर इन सब का अर्थ समझने की जरूरत है। पढ़ाने की प्रक्रिया में हम लोग बहुत सारे शब्दों का उपयोग करते हैं, घटाव करो, व्यवकलन करो, आदि आदि। तो इन शब्दों का भले ही एक जैसे शब्द हैं सब, लेकिन उन सभी शब्दों का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो अध्याय 2 में आज हम लोगों ने कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखा, बच्चे कैसे सीखते हैं इसमें। तो इन सब के बाद आगे की बात हम फिर अगले इकाई में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।